विनाशकारी काला लहंगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव शिम्मीपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सरला अपने पति मनोज के साथ रहती थी। सरला का अभी अभी विवाह हुआ था। वो बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सरला को पता चलता है कि वो गर्भवती है। सरला ये बात मनोज को बताती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो बात ये है कि अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। 2 से 3 होने वाले हैं? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? कोई हमारे घर आ रहा है क्या? अरे आप भी न मूर्ख रहेंगे। वो दरअसल बात ये है कि आप पिता बनने वाली हैं। इतना कहकर सरला शर्माने लगती है। ये बात सुनकर मनोज भी बहुत खुश होता है। अब मनोज सरला का बहुत ध्यान रखने लगता है और उसे कुछ भी काम करने नहीं देता। मनोज काम पर से जल्दी घर आ जाता था और फिर सरला की देखभाल भी करता था। इसी तरह महीने बीतते जाते हैं और उस परिवार में एक लड़की जन्म लेती है। सरला अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखती है। देखो भाग्यवान, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी और हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार हुआ है। हम तो धन्य हो गए हैं। ये सब सुनकर सरला को बहुत अच्छा लगता है और वो भी बहुत खुश होती है, क्योंकि लक्ष्मी इकलौती संतान थी। इसलिए अब लक्ष्मी अपने परिवार के लाडली संतान बन गई थी। लक्ष्मी अपनी खूबसूरती के साथ अपने गांव में सभी लड़कियों में से एक थी। लक्ष्मी का परिवार मध्यम वर्ग से था। जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी होती गई, उसकी फरमाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लाड प्यार के कारण सरला और मनोज उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते थे। कभी भी लक्ष्मी को निराश नहीं करते थे। अब लक्ष्मी को लहंगा पहनना बहुत ज्यादा भा गया था और उसका लहंगा पहनने का शौक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो हमेशा अपनी मम्मी का लहंगा पहनकर अपने सहेलियों के साथ खेलती। लहंगा पहनकर खेलना लक्ष्मी ने अपना पसंद का खेल बना लिया था। एक दिन सरला लक्ष्मी को लेकर बाजार जाती है और वहाँ लक्ष्मी को एक लहंगा बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। वो लहंगा काले रंग का था। वो लहंगा बहुत ही महंगा था। लक्ष्मी अपनी माँ से वो नया लहंगा लेने के लिए जिद करती है। माँ, ये लहंगा कितना सुंदर है। माँ, ये लहंगा खरीद दो ना मुझे। ये मुझे बहुत पसंद है माँ। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आप जो कहेंगी वो करूंगी। मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगी, परंतु मुझे ये काला वाला लहंगा दिला दीजिए ना। बेटी, लहंगा तो खूबसूरत है, परंतु पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। मेरा मन नहीं मान रहा इस लहंगे को खरीदने का। बेटी, हमें हमेशा लाल, पीले, नीले लहंगे पहनने चाहिए। काला रंग बुराई की पहचान होती है। हम ये लहंगा नहीं खरीदेंगे। माँ प्लीज मुझे वो लहंगा खरीद दीजिए ना। लक्ष्मी अपनी माँ के सामने बहुत ज्यादा जिद करती है। सरला को वो लहंगा खरीदना पड़ता है। लहंगा दिखने में कुछ डरावना सा था, परंतु फिर भी सरला उसे खरीद लेती है। जैसे ही सरला उस लहंगे को टच करती है, उस लहंगे से सरला को एक करंट लगता है। तभी वो दूर हो जाती है। अरे ये क्या भाई साहब, इसमें से तो बहुत जोर का करंट आ रहा है। अरे मैडम, आप ये कैसा मजाक कर रही हैं? लहंगे में से करंट कैसे आ सकता है भला? अरे भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ, आप भी इसे छूकर देखिए। लहंगे को दुकानदार छूकर देखता है, परंतु उसे कुछ नहीं होता। सरला मान लेती है कि वो उसका वहम होगा। सरला का मन अभी भी उदास था, परंतु लक्ष्मी के जिद के कारण वो लहंगा खरीद लेती है और लहंगा खरीदने के बाद दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी लहंगे को लेकर घर में प्रवेश करती है, घर में बड़ा सा शीशा गिरकर नीचे टूट जाता है। अब ये अनहोनी देखकर सरला को और ज्यादा डर लगने लगता है। सरला बहुत ज्यादा घबरा जाती है, परंतु वो अपनी ये बात किसी के साथ नहीं बांट सकती थी। अगले दिन सरला सुबह नाश्ता बना रही थी। सरला लक्ष्मी को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। सरला देखती है कि लक्ष्मी के कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ है। सरला कमरे के अंदर जाती है, तभी वो देखती है कि लक्ष्मी के कमरे में सभी चीजें हवा में उड़ रही है। ये देखकर सरला को चक्कर आने लगता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ?
अपनी माँ की आवाज सुनकर लक्ष्मी उठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। लक्ष्मी ग्लास में पानी लेकर अपनी माँ के ऊपर पानी की बूंदें डालती है। सरला को होश आ जाता है। वो अभी भी घबराई हुई थी, परंतु वो लक्ष्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी। सरला मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और वो अपने घर के काम खत्म करने लगती है। लक्ष्मी स्कूल चली जाती है और घर में मनोज और उसकी पत्नी सरला बचती हैं। सरला लक्ष्मी के कमरे में एक बार फिर से जाती है। तभी वो देखती है कि वो लहंगा तो इधर उधर चल रहा है। सरला ये देखकर वापस से दरवाजा बंद कर देती है और भागकर नीचे आ जाती है। सरला को समझ आ जाता है कि ये लहंगा खतरनाक है और इसमें कोई बुरी शक्तियाँ हैं। अब सरला ये सारी बात मनोज को बताती है। सुनिए जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो लहंगा जो हम अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए लेकर आई हैं, वो लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है। वो कोई बुरी शक्तियों का लहंगा है। जब से वो लहंगा घर लाए हैं, कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लगता है पूरा दिन टीवी देख देख कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। भला लहंगा भी बुरी शक्तियों वाला हो सकता है? मुझे लगता है तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ कि जब से ये लहंगा मैंने देखा है, तब से क्या क्या घटना घटी है मेरे साथ। सरला मनोज को अपनी सारी घटनाएं बताती है। तब मनोज भी सच्चाई का पता लगाने के लिए वो लक्ष्मी के कमरे में जाता है। मनोज और सरला दोनों लक्ष्मी के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। तभी वो देखते हैं कि लक्ष्मी के कमरे में सभी सामान हवा में इधर उधर उड़ रहा है और वो लहंगा बातें कर रहा है। अब दोनों पति पत्नी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों घर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। तभी गांव के पास में ही एक साधु बाबा रहते थे। वो दोनों उन्हीं के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद करो, हम बहुत ही मुश्किल में आ गए हैं, हमारी मदद करो बाबा। बाबा अपने ध्यान में मगन थे, इसलिए वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलती। सरला और मनोज दोनों हाथ जोड़कर बाबा के सामने बैठे रहते हैं। बाबा का जैसे ही ध्यान खत्म होता है, बाबा खुद बोलते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। जिस लहंगे की तुम बात कर रहे हो, मैं उस लहंगे के बारे में भी जानता हूँ। वो लहंगा एक विनाशकारी लहंगा है जो काफी साल पहले एक चुड़ैल पहना करती थी। चुड़ैल तो खत्म हो गई, परंतु उसके लहंगे की शक्तियाँ खत्म नहीं हुई। लहंगे की शक्तियाँ खत्म करने के लिए हमें हवन कराना होगा। बाबा, हम हवन कराने के लिए तैयार है, परंतु मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि वो विनाशकारी लहंगा हमारे घर ही क्यों आया, वो कहीं और क्यों नहीं गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में और भी कई सारे प्रश्न हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये लहंगा एक विनाशकारी लहंगा है जिसमें बहुत सारे बुरी शक्तियाँ हैं। आपकी बेटी, जिसका नाम लक्ष्मी है, वो एक बहुत ही भाग्यवान लड़की है। वही लहंगे की बुरी शक्तियों को खत्म कर सकती है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम इन बुरी शक्तियों से अपनी बेटी को दूर रखना चाहते हैं। आपके पास कोई और उपाय है तो बताएं। देखो बेटा, अगर तुम्हें लहंगे की बुरी शक्तियाँ खत्म करनी है तो तुम्हें अपनी बेटी लक्ष्मी का प्रयोग तो करना ही होगा। लक्ष्मी जब इस लहंगे को लेकर हवन में बैठेगी, तभी इस लहंगे को खत्म किया जा सकता है। अगर इस लहंगे को खत्म नहीं किया गया तो ये लहंगा अपनी बुरी शक्तियों से पूरे गांव में अंधेरा कर देगा और फिर कभी सूरज नहीं निकलेगा। गांव में पानी सूख जाएगा और खाने को अन्न भी नहीं होगा। ऐसे में एक दिन सभी लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बाबा, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है। आप लोग हवन की तैयारियां कीजिए, हम अभी पहुंचते हैं। सरला और मनोज बाबा की बात मानकर अपने घर हवन की तैयारियां करने लगते हैं। जब लक्ष्मी स्कूल से घर वापस आती है तो वो अपनी माँ और पिताजी से पूछती है। माँ, पिताजी, ये आप किस चीज की तैयारियां कर रही हैं? हमारे घर में कुछ हो रहा है क्या? हाँ बेटी, हमने घर की शांति के लिए घर में हवन रखा है और तुम्हें भी आज वो लहंगा पहनकर हवन में बैठना होगा। क्यों नहीं माँ, मैं वो लहंगा पहनकर हवन में जरूर बैठूंगी। सरला अपनी बेटी से बुरी शक्तियों की बातें छुपा लेती है
और वो हवन की सारी तैयारियां कर लेती है। बाबा भी घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद बाबा हवन करते हैं। हवन के बाद वो लहंगा काली रूप से बदलकर सफेद हो जाता है और उसकी सभी शक्तियां खत्म हो जाती है। अपने लहंगे का रंग बदलता हुआ देखकर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता, परंतु लक्ष्मी को ये सफेद लहंगा भी बहुत अच्छा लगता है। वो इस बारे में अपने माँ पिताजी से कोई बात नहीं पूछती। जब से बूढ़े लहंगे की शक्तियाँ खत्म होती है, अब सफेद लहंगा पहनकर लक्ष्मी और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उनके घर में सुख शांति आ जाती है। बाबा हवन करके वापस चले जाते हैं और उसके बाद से लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। परिवार में माता पिता और उसकी 2 बेटियां थी। उनमें से एक बेटी सौतेली थी जिसका नाम रूपल था और उसकी सगी बेटी का नाम सलोनी था। उसकी माँ का नाम अंजू था। एक बार की बात है, अंजू सिर्फ अपने पति के सामने ही अपनी सौतेली बेटी को प्यार दिखाती, वरना पीठ पीछे तो वो उसकी बहुत बुराई करती थी, क्योंकि उसके सर पर घने बाल और अच्छे बाल थे, जिसकी वजह से वो उससे बहुत चिढ़ती थी और ये चाहती थी कि उसकी अपनी सगी बेटी के सिर पर भी ऐसे सुंदर बाल हो जाए। अंजू अपनी बेटी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहती थी ताकि वो उसका रिश्ता किसी अमीर घर में कर सके। दोनों माँ बेटी रूपल से जलते थे क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। देखते ही देखते कुछ समय बीत गया और उसके पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब उसके पिता के देहांत के बाद ही अंजू अपने असली रूप में आ गई और वो पहले से भी ज्यादा रूपल पर जुल्म करने लगी। उसे घर का सारा काम करवाती और उसे बहुत ताने देती रहती और उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी, जिसकी वजह से रूपल बहुत दुखी रहती थी और उसे हर समय अपने माता पिता की याद आती रहती थी। एक बार की बात है, रूपल बाजार से सब्जी लेने अपने घर की ओर आ रही थी। तभी उसे एक लड़का देख लेता है। उसका नाम सुमित था, जो गांव के जमींदार का लड़का होता है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, पर उसके सुंदर बाल देख लेता है। अब कुछ समय बाद वो घर आ जाती है और वहीं दूसरी ओर जमींदार का लड़का चिंता में पड़ जाता है कि वो खूबसूरत लड़की उस गांव में कौन थी। सुमित अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, सुमित, आप लोग सब ध्यान से सुनो। आज मैंने एक लड़की को देखा। उसके बाल बहुत सुंदर थे और वो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने उसका चेहरा पर ठीक से नहीं देखा। क्या आप लोग पता लगा सकते हैं वो कौन है? मालिक, हमें पता है। आपने किसको देखा होगा? गांव में एक ही सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। उसका नाम रूपल है और वो अपनी सौतेली माँ अंजू के साथ रहती है। हम उसी गांव से तो आपके यहाँ काम करने आते हैं, इसलिए हमें पता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब सुमित अपने पिता को सारी सच्चाई बताता है और उसके पिता उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और शादी का रिश्ता लेकर रूपल के घर चले जाते हैं। उनके घर पहुँचते ही वो रूपल को देखते हैं कि वो तो घर का काम कर रही होती है। तभी सुमित के मन में ख्याल आता है कि रूपल तो संस्कारी लड़की है। ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके पिता अंजू से बात करते हैं और कहते हैं, बहन जी, हम आपकी बेटी रूपल का हाथ मांगने आए हैं। मेरा बेटा चाहता है कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो। उम्मीद करता हूँ आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अंजू घबरा जाती है और इसलिए वो कुछ नहीं कहती और डर के मारे जमींदार की बात सुनकर हाँ कर देती है। फिर सुमित कहता है, रूपल, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ ना? तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ, मैं आपसे शादी करूँगी। आखिर इतने बड़े घर में शादी करने के लिए कौन मना करेगा? आप भी मुझे पसंद हो। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रूपल की ये बात सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और अब अंजू रूपल को खरी खोटी सुनाने लगती है, क्योंकि वो मन ही मन जल रही होती है और उसकी सगी बेटी सलोनी भी रूपल से जल रही होती है कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया। अरे ओ रूपल की बच्ची, तूने उस लड़के पर क्या जादू टोना करा जो तेरे चंगुल में फंस गया और तेरे को इतना अमीर रिश्ता मिल गया? तू तो चाहती ही थी कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए तूने ऐसा करा है ना? अब तू देखती जा, जमींदार के लड़के से शादी तो मेरी बेटी की ही होगी।
माँ, मैं भी उस लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी और वो तो कितना अमीर भी है। मैं जिंदगी भर खुश रहूंगी। मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप इसका रिश्ता तोड़वा दो और मेरी शादी करवाओ। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि इसको टकला कर देते हैं। अगर इसके सर पर बाल ही नहीं रहेंगे तो जमींदार का लड़का इसे शादी ही नहीं करेगा। वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और उसके सिर पर हेयर रिमूवल क्रीम डालकर ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह तक उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। जब सुबह रूपल उठती है तो वो अपने आप को शीशे में जाकर देखती है तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं होते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुशी से झूम रही होती है और वो जल्दी से जाकर ये बात जमींदार के लड़के सुमित को बताती है कि रूपल टकली हो गई है और उसके सिर पर बाल नहीं है। ये खबर सुनकर सुमित हैरान हो जाता है और अब वो शादी के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे तो रूपल के बाल पसंद थे, इसलिए उसने रूपल को शादी के लिए प्रस्ताव दिया था। अब रूपल अपने बालों की वजह से फूट फूट कर रोने लगती है और घर से बाहर आकर एक नदी किनारे बैठकर दुख मना रही होती है। अब उसका रिश्ता टूट चुका था और वो ये सोच में पड़ जाती है कि अब उससे आखिर कौन शादी करेगा। तभी ऊपर से जादुई परी गुजर रही होती है। उस परी का नाम लोक परी था। लोक परी नीचे आकर पूछती है, क्या हुआ रूपल, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। देखिए न लोक परी, माँ और बहन सलोनी ने मिलकर छुपकर मेरे सिर पर क्रीम लगाकर मुझे गंजा कर दिया। अब मैं टकली हो गई हूँ। मेरी शादी भी तय हो गई थी, पर अब उस वजह से मेरी शादी के लिए जो रिश्ता आया था उन लोगों ने भी मना कर दिया और अब लगता है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि टकली लड़के से भला कौन शादी करना चाहेगा। इतना बोलकर रूपल फूट फूट कर रोने लगती है। ये सारी बात सुनकर लोक परी कहती है, रूपल तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर लोक परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। जादुई छड़ी घुमाते ही रूपल के बाल सोने के बन जाते हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी से और आराम से रह सकती हो। ये बाल और मेरा जादू तुम्हारी हमेशा रखवाली करेगा। अब रूपल अपने बालों को सोने का देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। अब वो खुशी खुशी लौटकर अपने घर आती है और उसके बालों को देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे कलमुही, तेरे बाल ऐसे कैसे हो गए? तब रूपल जवाब देती है, आज मुझे लोक परी मिली थी जिन्होंने मेरे बाल सोने के बना दिए। अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब रूपल अपने होने वाले पति सुमित के पास जाती है जिसने शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि तब रूपल टकली हो गई थी। पर अब तो रूपल के सोने के बाल थे। ये खुशखबरी देने वो सुमित के पास जाती है और जब सुमित उसे देखता है तो वो हैरान ही हो जाता है क्योंकि वो पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वो रूपल से कहता है, रूपल तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम टकली हो गई हो, तुम्हारे सिर पर से बाल चले गए हैं, तो फिर ये कैसे? हाँ ऐसा ही हुआ था, पर अब सब कुछ ठीक है और लोक परी ने मेरे बाल सोने के बना दिए हैं। रूपल तुम मुझे माफ कर दो, मैंने शादी के लिए बिना सोचे समझे मना कर दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा पसंद थे। अब तुम्हारे बाल वापस आ गए हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। फिर जल्द ही रूपल और सुमित की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। रूपल समय के साथ रहकर बहुत खुश थी। सुमित उसे बहुत प्यार करता था और फिर इस तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।